हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पिछले क्लास में थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड टर्म्स देखे थे। और थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग देख रहे थे इस एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसमें हम लोगों ने दो तीन चीजों के बारे में देखा था। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा था बाई मेटेलिक स्ट्रिप, और एक देखा था स्केल यानी टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल, ठीक है। और थर्ड एक और प्रॉपर्टी देखी, एक और चीज देखा था हम लोगों ने, वो था टाइम लॉस और टाइम गेन इन केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एज पर द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से किसी पेंडुलम वाली घड़ी में जो लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम होता है वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलों में से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्लास देने वाला हूं, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। सबसे पहले रेडियस ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप का, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ वेसल एंड लिक्विड, यानी लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाई मेटेलिक स्ट्रिप। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, स्ट्रिप माने होता है पट्टी, बाई माने होता है दो, और मेटेलिक मतलब होता है धातु, यानी दो धातुओं की एक पट्टी के बारे में बात करने वाले हैं। होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी दो मेटल्स का क्या ले लें, स्ट्रिप ले लें। एक मेटेलिक स्ट्रिप हो गया, ठीक, और एक मेटेलिक स्ट्रिप और ले लिए, दो अलग अलग मेटल्स का क्या ले लिए, दो स्ट्रिप ले लिए, और हमने दोनों को एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया। वेल्ड माने वेल्डिंग कर दी। एक स्ट्रिप दूसरा स्ट्रिप दोनों एक दूसरे पे रख के ऐसे क्या कर दिए, वेल्डिंग कर दिए, ठीक। मान लेते हैं कि इसका ये जो थिकनेस है वो है डी, और इसका भी जो थिकनेस है वो है डी, यानी इसकी भी थिकनेस डी और इसकी भी थिकनेस डी। डी फॉर डायमीटर भी हो सकता है, डी फॉर थिकनेस भी होता है, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रिप किस शेप का है, ठीक। अब होगा क्या, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ चेंज होती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एट θ1 टेम्परेचर इसकी लेंथ है ओरिजिनल लेंथ L, और इसकी भी ओरिजिनल लेंथ है L। θ1 टेम्परेचर पे दोनों स्ट्रिप्स की लेंथ कितनी है, L है। क्लियर है। अब होगा क्या, ये स्ट्रिप कुछ और मेटल की है, ये स्ट्रिप कुछ और मेटल की है, तो हो सकता है कि दोनों के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो, अलग अलग हो, या कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग हो। तो इसका मान लीजिए α1 और इसका मान लीजिए α2 है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो स्ट्रिप्स लिए, दोनों का स्ट्रिप्स का लेंथ सेम है। थर्मल कोफिशिएंट यानी लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू भी सेम है, यानी क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी सेम है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक दोनों पदार्थों का अलग अलग है, सेम नहीं है, क्या है, अलग अलग है। एक का L1 है और एक का α1 है और एक का α2 है। दोनों की डायमीटर या दोनों की थिकनेस सेम है और दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई सेम है, और θ1 टेम्परेचर पे दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई कितनी है, L, यानी कि ओरिजिनल लेंथ है L। क्लियर है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज होने से इसकी लेंथ भी चेंज होगी और इसकी लेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो जब इसकी लेंथ चेंज होगी तो नई लेंथ कुछ और हो जाएगी, इसकी लेंथ चेंज होगी तो नई लेंथ कुछ और हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि जो चेंज इन लेंथ होता है वो कैसे निकालते हैं। So the change in length of the strip of any body is given by delta L equals to original length alpha into delta of temperature, delta T या delta theta। क्लियर है ये बात।
चाहे डेल्टा कैपिटल टी रखें या मतलब डेल्टा टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, एल ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अब एक चीज सोचिए कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, पर दोनों का एंगुलर, दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है। तो कोई एक स्ट्रिप ज्यादा लेंथ की हो जाएगी, कोई एक स्ट्रिप कम लेंथ की हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो एक स्ट्रिप की लंबाई बढ़ेगी, एक स्ट्रिप की लंबाई दूसरे की बढ़ेगी, पर एक ज्यादा बढ़ेगा दूसरा कम बढ़ेगा। इन दोनों में से कौन ज्यादा बढ़ेगा, तो कौन सा का लेंथ ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि किसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी, तो उसकी नई लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो मटेरियल का या जो स्ट्रिप का अल्फा ज्यादा होगा वो स्ट्रिप बेंड होके आउटर साइड में चली जाएगी, यानी कॉन्वेक्स शेप की हो जाएगी। यानी ये जो स्ट्रिप है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जो स्ट्रिप है उसकी शेप, उसका शेप कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बेंड होके। ठीक, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रिप ज्यादा बढ़ रहा है और एक स्ट्रिप कम बढ़ रहा है, तो एक स्ट्रेस की वजह से वो बेंड हो जाएगा। एक स्ट्रिप हो गया और दूसरा स्ट्रिप इसके अंदर रहेगा, दूसरा स्ट्रिप कहाँ रहेगा, इसके अंदर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इन दोनों में मान लेते हैं कि अल्फा 2 की वैल्यू ज्यादा है और अल्फा 1 की वैल्यू कम है, सपोज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अल्फा 2 क्या रहेगा, आउटर साइड पे रहेगा। इसका मतलब हुआ व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड, व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड, जब स्ट्रिप को हीट करते हैं इट बेंड्स इनटू सर्कुलर, इनटू आर्क, सर्कुलर आर्क। ठीक, विथ स्ट्रिप ऑफ हायर अल्फा एट कॉन्वेक्स साइड। किस तरफ रहेगा, कॉन्वेक्स साइड यानी उत्तल तरफ, उत्तल तरफ, किस तरफ, उत्तल तरफ। यानी जिधर से हैवी होगा, जिधर से अल्फा जिस स्ट्रिप का ज्यादा होगा वो स्ट्रिप बाहर हो जाएगा, और जो स्ट्रिप का अल्फा कम होगा वो स्ट्रिप अंदर हो जाएगा। ठीक, अब अगर ऐसा हुआ तो ये रेडियस ऑफ आर्क कैसा होगा, ये रेडियस कैसा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये इनर रेडियस हो गया कैपिटल आर, ये इनर रेडियस कितना है, कैपिटल आर। इसके बाहर दोनों की लेंथ कितनी है, डी और डी है। ये कितना कितना है, डी और डी है। बात समझ में आई, क्लियर। और मान लीजिए कि एंगल कितना बेंड हुआ, थीटा। तो आर थीटा डी में क्या रिलेशन है, आर थीटा डी और अल्फा में क्या रिलेशन है। तो ये पाया गया है, मतलब ऐसा आता है कि इसका रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा स्मॉल डी डिवाइडेड बाई हायर कोफिशिएंट माइनस लोअर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला है। अब कहेंगे सर ये आप तो बता दिए, डायरेक्ट याद कैसे करें, तो याद नहीं करना है, हम लोग इसको डिराइव करेंगे। क्लियर है, तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपके पास एक फॉर्मूला हो जाए, फिगर हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग इसको डिराइव करते हैं। हो गया भाई, डन, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको डिराइव करते हैं कैसे। ध्यान रखिएगा, अल्फा 2 को ज्यादा माने हैं, अल्फा 1 को कम। तो अल्फा 2 इज एट आउटर साइड यानी कॉन्वेक्स साइड एंड अल्फा 1 इज एट द इनर साइड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी डिराइव हो जाएगा। देखिए देखो,
थीटा 1 टेम्परेचर पर दोनों की लेंथ सेम है, थीटा 2 टेम्परेचर पर इसको हम फाई मान लेते हैं, अपन एंगल क्या मान लेते हैं, फाई, तो क्योंकि थीटा और फाई में डिफरेंस क्रिएट है। थीटा 2 टेम्परेचर पर ये बेंड हो गया हीट करने पर, तो सिंपल सी बात है लेंथ कैसे कैसे चेंज हुआ, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड या लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, कौन सी लेंथ, एट टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली टेम्परेचर कितना है, थीटा 1, बाद में टेम्परेचर कितना हुआ, थीटा 2, तो जो नया टेम्परेचर है उस नए टेम्परेचर पर दोनों स्ट्रिप की में लेंथ चेंज होगा, एक स्ट्रिप का लेंथ ज्यादा चेंज होगा क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है, और दूसरे का स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा, कम चेंज होगा क्योंकि उसकी स्ट्रिप का अल्फा कैसा है, उसके मटेरियल का कम है। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो आउटर साइड में होगा और जिसका अल्फा कम होगा वो इनर साइड में होगा। अब देखिए दो स्ट्रिप है, तो फर्स्ट को हम मान ले रहे हैं कि उसका अल्फा कोफिशिएंट है और सेकंड को हम मान ले रहे हैं कि उसका अल्फा 2 कोफिशिएंट है, तो थीटा 2 टेम्परेचर पे फर्स्ट वाले का अल्फा कितना होगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले का लेंथ हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा 1 इंटू चेंजिंग टेम्परेचर डेल्टा थीटा। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिप कितना हो जाएगा, द लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिप विल बी इक्वल टू, लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिप विल बी इक्वल टू L2 इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि पीछे ये हम लोग कर क्या आए हैं भाई, सिंपल ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर का चेंज होता है, हो गया डन, बात कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एंगल है अल्फा, ये एंगल है फाई, ये रेडियस है आर, उसके बाद फिर डी, तो जो इनर वाली स्ट्रिप है उसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, और मतलब ये कर्व का, और जो आउटर रेडियस है उसका रेडियस कर्व का हो गया डी आर प्लस डी। तो छोटे वाले स्ट्रिप का आर्क लेंथ कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल, लेकिन एंगल किस में रहता है, रेडियन में, तो वैसे ऐसा यूनिट में रहता है हर चीज। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू आर्क लेंथ एंगल, कैसे, मान लीजिए कि ये रेडियस है, ये एंगल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंटू फाइव, ये लेंथ कितना होगा, आर इंटू फाइव, हम लोग मैथमेटिक्स में ये जानते हैं। तो आर्क लेंथ इक्वल टू हो गया फाइव यानी एंगल इंटू रेडियस, तो छोटे वाले का लेंथ कितना है, इस स्ट्रिप की लेंथ है L1 एवरेज और रेडियस कितना है R, तो L1 इक्वल्स टू R इंटू 5, क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड वाले का इसका लेंथ कितना लेंगे, मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रिप है वो हो जाएगा R प्लस एक थिकनेस D, तो नया रेडियस हो गया L2 और L2 की वैल्यू हो गई R प्लस स्मॉल d इंटू एंगल वही है 5 एंगल, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनफैक्ट इक्वेशन 1 ये मान लीजिए, इक्वेशन 2 ये बना लीजिए, इक्वेशन 3 इसको बना लीजिए और इक्वेशन नंबर 4 इसको बना लीजिए। कैसे आया, क्लियर है। पहले फर्स्ट में चेन निकाल लिए, फिर सेकंड का लेंथ में चेन निकाल लिए, फर्स्ट का नया लेंथ, सेकंड का नया लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रेडियस इंटू एंगल होता है, तो रेडियस इंटू एंगल से फर्स्ट लेंथ निकाल लिए इसका और सेकंड लेंथ निकाल लिए इसका, ये आ गया। अब हम इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा L2 बाई L1 इज इक्वल टू R प्लस D डिवाइडेड बाई R। 2 बड़ा वाला है और L1 छोटा वाला, क्लियर हो गया इतनी बात। सो L2 बाई L1 बराबर है R प्लस D डिवाइडेड बाई R, और L2 की वैल्यू होती है L1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा, और L1 की वैल्यू है L1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए,
एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेंगे किसके साथ, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा, 1 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा, सॉरी 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर है, बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर 3, 4 में डिवाइड किए, फिर 2 और 1 की वैल्यूज रख दिए। कोई दिक्कत इतने में? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया 10। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेडियस का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, वी आर लेफ्ट विथ आर प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और नीचे से इसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा का पावर -1। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो -1। ठीक, हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन से जानते हैं 1 प्लस कोई भी वैल्यू n इंटू फाइव n इंटू टी का पावर अगर -1 है तो ये हो जाता है 1 माइनस n इंटू टी, और हायर टर्म को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हायर टर्म को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आती है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बताया था। सो हो जाएगा r प्लस डी डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा और 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। क्लियर है, बात समझ में आई। इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं r बाई आर यानी 1 प्लस डी बाई आर। ठीक, r बाई आर प्लस डी बाई आर इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें 2 बार, यानी 4 टर्म बनेंगे। कौन कौन से, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, तो ये ही हो गया। अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा इंटू 1 यानी प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा, प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, तो प्लस माइनस का माइनस जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, मेटल्स में अल्फा 1 भी छोटा होता है, अल्फा 2 भी छोटा होता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी स्मॉल लेंगे, और स्मॉल वैल्यूज का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। पर हमेशा नेग्लेक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है, जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आया 1 प्लस डी बाई आर माइनस, सो 1 प्लस डी बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 1 1 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बचा, हमारे पास बचा डी बाई आर इज इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा, सो आर इज इक्वल्स टू डी बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप के रिजल्टेंट रेडियस का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, जिसका स्क्रीनशॉट आप पीछे ले चुके हैं, इसका डिराइवेशन हो गया, जिसमें याद क्या रखना है आपको, जिस स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा होगा, वो स्ट्रिप बाहर साइड में आएगी, कॉन्वेक्स साइड में, और जिस स्ट्रिप के अल्फा की वैल्यू कम होगी वो स्ट्रिप अंदर साइड में आएगी, और उसका फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू डी बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। जनरली ये फार्मूला आपको बुक्स में, नॉर्मल जो आप बोर्ड एग्जाम्स के बुक्स पढ़ते हैं, जनरली आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो एग्जैक्ट पूरा डेरिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर है,
फॉर्मूला नोट कर लिए। चलिए, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स का हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे एज ए स्विच यूज कर सकते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा चेंज वेरिएबल होता है। जब सिंपल स्ट्रिप सीधा है, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्ट्रिप कैसा हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, अपना इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पॉइंट यहां बना लिया और एक पॉइंट बना लिया स्ट्रिप के फॉर्म में, बाईमेटेलिक स्ट्रिप के फॉर्म में, ठीक है। जब जरूरत होगी, कनेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाले साइड को हीट करेंगे, जैसे ही ये हीट होगा बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा तो इधर कनेक्ट हो जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आई? और अगर नहीं चाहिए तो टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वापस से सीधा हो जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पे हम लोग बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज करते हैं, किसी भी जगह करेंगे, पर कॉन्सेप्ट यही यूज होना है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप फिर से ले लिए। हो गया? डन। अब आते हैं अपने इसी टॉपिक के दूसरे एप्लीकेशन पर। इसका मतलब हुआ, मतलब कि अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर, थर्मल एक्सपेंशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। और वो हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। क्या पढ़ेंगे? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। एक चीज सोचिए कि लिक्विड क्या होता है, द्रव क्या होता है। कोई भी लिक्विड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दे हैव डेफिनिट वैल्यूम, दे हैव डेफिनिट वैल्यूम, यानी इनका वैल्यूम क्या होगा? निश्चित होगा। इनका आयतन हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि जब तक कि हम क्वांटिटी घटाते या बढ़ाते नहीं है, तो क्वांटिटी को किसी भी वेसल में, किसी भी पात्र में रखते हैं, उसका डेफिनिट वैल्यूम होता है। वैसे फ्लूइड और लिक्विड के बारे में पीछे ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ के आए हैं, पर एक बार मैं रिवाइज करता हूं। पर इसमें वैल्यूम डेफिनिट होता है, पर शेप कैसा होता है? इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है, यानी अनिश्चित होता है। हम इसे जिस पात्र में रखेंगे, जिस शेप के बर्तन में रखेंगे, उसी शेप का बर्तन, उसी बर्तन के शेप का शेप लिक्विड का हो जाता है। क्लियर है ये बात? फिर लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा मूव कर सकता है। जैसे लैमिनार फ्लो था, हम लोगों ने देखा था, टर्बुलेंट फ्लो था, स्ट्रीमलाइन फ्लो था, उस तरीके से। लिक्विड्स थ्रस्ट जनरेट करते हैं। लिक्विड क्या करते हैं? थ्रस्ट, यानी वायलेंट फोर्स जनरेट करते हैं। लिक्विड के पास डेंसिटी होती है और उस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? मास पर यूनिट वैल्यूम। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आगे आने वाले क्लासेस में, टॉपिक्स में जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब थर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा। जब हम थर्मल एक्सपेंशन करेंगे लिक्विड में तो क्या होगा? जब हम लिक्विड को थर्मली एक्सपेंड करेंगे, यानी हीट देंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे लिक्विड का, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा बहुत दूर होंगे। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे तो लिक्विड का वैल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्वेश्चन है कि लिक्विड को डायरेक्टली हीट कैसे देंगे। तो लिक्विड को हीट देते हैं जब भी, तो क्या करते हैं? वेसल में हीट देते हैं। लिक्विड हीट होगा तो उसके साथ साथ कौन हीट अप होगा? वेसल भी हीट होगा। जिस बर्तन में रखेंगे वो पात्र भी क्या होगा? हीट होगा। तो अगर हम किसी बर्तन में रखे लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के हीट होने के साथ साथ कौन हीट होता है? वेसल भी हीट होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा
कि एक तरफ तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा और एक तरफ वेसल का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर लिक्विड का वॉल्यूम कम बढ़ रहा है और वेसल का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, उस केस में लिक्विड जिस लेवल तक पहले होगा उससे नीचे चला आएगा, ठीक। पर मान लीजिए कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा तेजी से बढ़ा और वेसल का वॉल्यूम धीरे बढ़ा। इन दैट केस लिक्विड का लेवल बढ़ता चला जाएगा और वेसल में लिक्विड का जो हाइट है वो ऊपर उठ जाएगा। हो सकता है कि लिक्विड इतना एक्सपेंड करे कि लिक्विड गिर जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि दूध वगैरह चाय वगैरह गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब इस टॉपिक को समझने वाले हैं कि कब कैसे क्या होगा, कौन सी कंडीशंस में फ्लो राइज करेगा, कौन से कंडीशन में लिक्विड का लेवल डाउन जाएगा, फॉल होगा, और कौन से कंडीशन में आपस में इक्वल होगा। ये सब आपकी इस क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है कि लिक्विड्स हैव ओनली लिक्विड्स कैन हैव ओनली कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लिक्विड्स में सिर्फ और सिर्फ यानी द्रव में कौन सा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भर हो सकता है, यानी कि लिक्विड के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ बीटा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लिक्विड जब भी बढ़ेगा कैसा बढ़ेगा, वैल्यूमेट्रिकली। गामा एग्जिस्ट करता है, ओनली गामा एग्जिस्ट, गामा ओनली एग्जिस्ट फॉर लिक्विड्स। पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बर्तन है, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल ले लेते हैं, ठीक, किसी भी शेप का ले सकते हैं हम लोग, स्फेरिकल ले लिए। इस स्फेरिकल शेप में इसका मान लिया ऐसे शेप है, ओपन ऊपर की तरफ, इसमें यहां तक बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये ब्लू कलर में ओरिजिनल लिक्विड का हाइट दिया हुआ है, से लिक्विड का जो हाइट है वो ओरिजिनल इतना है, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, मान लिए रख दिए ए, कैपिटल ए, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने हीट अप शुरू किया, दे करना हीट देना शुरू किया, क्या दिए, हीट दिए। जब हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो कंटेनर भी बढ़ेगा और लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि कंटेनर का साइज बढ़ता 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 इसका साइज चेंज हो गया, और सपोज करिए कि इसका नया साइज हो गया इतना, नया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो गया, कुछ इस तरीके का, ठीक है, नया वॉल्यूम हो गया जो ग्रीन कलर से बनाए हैं डॉटेड डॉटेड वो। इससे क्या होगा, वाटर की हाइट या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, सडनली जैसे जब आप हीटअप देना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में जो वेसल है वो हीट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले हीट किसको मिलेगी, वेसल को। हीट स्टार्ट होगा तो वेसल एक्सपेंड करेगा, वेसल एक्सपेंड करता है तो वेसल में लिक्विड की हाइट जहां पहले थी उससे डाउन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेसल ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। फिर धीरे 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 लिक्विड हीट होता है, और जब लिक्विड कुछ देर बाद सफिशिएंटली हीट होगा तो फिर लिक्विड की लेवल राइज होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन एज कंपेयर टू द सॉलिड क्या होगा, कम होगा। इसलिए हो सकता है कि कुछ देर बाद जो कंटेनर है उस कंटेनर में न्यू जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो कुछ और हो गई, मान लीजिए ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई, मान लीजिए कि सी, कहेंगे सर बी क्या है, ठीक। तो अब बी देखते हैं क्या है।
ये ओरिजिनल वैल्यू है हाइट की, और ये हाइट मान लीजिए है बी। ठीक, अब एक एक चीज ध्यान से समझ लीजिए। ए इनिशियल हाइट है, ए क्या है? इनिशियल लेवल ऑफ वाटर है, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड है। ए इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड है इन वेसल। ठीक है, ए से बी गए हैं, तो ए से बी क्या बढ़ा है? ए से बी बढ़ा है कंटेनर। ए से बी क्या बढ़ा है? कंटेनर। यानी ए बी क्या है? ए बी है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी जो वॉल्यूम अभी तक ए तक लेवल का था, वही वॉल्यूम अब कहां पहुंच गया? बी लेवल का, बिकॉज द वेसल इज गेटिंग इनलार्ज्ड। वेसल क्या हुआ? बड़ा। तो जो लेवल ए पर था वो लेवल कहां पहुंच जाएगा? बी पे पहुंच जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया कंटेनर का, वॉल्यूम बढ़ा, तो उसके साथ साथ कुछ देर बाद क्या बढ़ा? लिक्विड का भी हाइट बढ़ा। तो लिक्विड की हाइट कुछ देर बाद कहां पहुंच गई? सी। तो ए से सी क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये एक्चुअल में हुआ है, इसीलिए लिख दे रहे हैं रियल। यानी पहले लिक्विड की हाइट ए पे थी, बाद में कहां पहुंच गई? सी पे। और कंटेनर की हाइट पहले ए पर ही थी, अभी कहां पहुंच गई? बी पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी से सी क्या है? पहले दोनों ए पर थे, कंटेनर ए से बी पहुंच गया, यानी कंटेनर का वॉल्यूम बी तक बढ़ गया, और लिक्विड का वॉल्यूम ए से सी तक बढ़ गया। तो बी और सी के बीच का क्या रिलेशन है? तो बी सी इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू वेसल। और ये क्या होगा? अपैरेंट होगा। ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में लेंथ बढ़ी है कहां से कहां तक? ए से सी तक। पर आपको फील कहां से कहां होगा? बी से सी। क्यों? क्योंकि ए से बी तक तो वेसल भी बढ़ा है ना। तो अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम विल बी फ्रॉम बी टू सी। तो अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फ्रॉम बी टू सी। क्लियर है? इसको एक बार रीड कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया तक? बात समझ में आई? इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि लिक्विड जो बढ़ा वो ए से सी तक बढ़ा एक्चुअली, पर हमें अपीयर कहां से होगा? बी से सी वाले लेवल तक। क्यों? क्योंकि ए से बी लेवल तक तो वेसल भी बढ़ा है ना। बात समझ में आई? इसलिए लिक्विड का जब हम एक्सपेंशन चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको मैं पहले इसको हिंट से लिख ले रहा हूं, फिर मिटा दूंगा। रियल एक्सपेंशन यानी रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड की वैल्यू कितनी होगी? यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो कंप्लीटली स्टेटमेंट्स वाइज लिख दे रहे हैं। रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज इक्वल टू एक्सपेंशन इन वेसल, एक्सपेंशन इन वेसल प्लस apparent expansion in liquid, expansion in liquid। apparent मतलब आभासी, apparent मतलब आभासी। इसका मतलब हुआ कि जो लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हुआ है ए से बी, यानी कि रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल।
प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज अपेरेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेसल। मतलब वेसल चेंज हुआ ए से बी, यानी इतना वॉल्यूम वेसल का चेंज हुआ है, इतना वॉल्यूम पूरे लिक्विड का चेंज हुआ है, पर हमें अपीयर क्या होगा, हमें अपीयर होगा सिर्फ बीसी वाला पार्ट, क्योंकि हमको लगेगा कि रियल में अपीयर मतलब जो हमें फील होगा वो यही कि लिक्विड का वॉल्यूम बी से कहां पहुंच गया, सी पे। ठीक, सो इसको बोलते हैं अपेरेंट। अब एक चीज देखिए कि लिक्विड के पास दो एक्सपेंशन है, कौन कौन सा, एक रियल एक्सपेंशन और दूसरा एक अपेरेंट एक्सपेंशन। अब अगर दो एक्सपेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है दो टाइप का क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट भी होगा। तो दोनों का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, अब आते हैं उस पर, और उनके आपस में क्या रिलेशंस होंगे वो ढूंढते हैं। बात समझ में आई? पर ये करें इससे पहले हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता क्या। तो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V is directly proportional to original volume into change in temperature। क्लियर है? ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वल करेंगे तो आता है गामा वॉल्यूम इंटू डेल्टा थीटा, वेयर गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, यानी आयतनिक तापीय प्रसार गुणांक। तो गामा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक, तो गामा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, गामा इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। तो दो तरीके का कोफिशिएंट हो गया, क्यों, एक हो गया अपेरेंट और एक हो गया रियल। तो सबसे पहले लिखेंगे, कोई भी लिख सकते, चाहे रियल चाहे अपेरेंट, अपेरेंट थर्मल कोफिशिएंट। कौन सा वाले की बात हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक की, क्योंकि लिक्विड में वॉल्यूमेट्रिक ही होगा। सो वॉल्यूमेट्रिक अपेरेंट वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट गामा इज इक्वल टू अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। किसके लिए, लिक्विड के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकेंडली, अगर हमें रियल थर्मल कोफिशिएंट निकालना है तो रियल थर्मल कोफिशिएंट निकालना है तो ध्यान रखिए किस चीज की बात है, लीनियर रियल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, पर मैं एक्सपेंशन वर्ड नहीं लिख रहा हूं। सो गामा ऑफ रियल गामा, यानी जो एक्चुअल में हुआ है, बी ए से सी गए हैं, पर फील कितना होगा बी से सी, क्यों, क्योंकि ए से बी तक तो वेसल भी है ना भाई। सो गामा ऑफ रियल इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, जो कि रियल चेंज है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब एक पॉइंट और सोचिए कि वेसल भी तो चेंज हुआ है, तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो डेल्टा भी, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन उसका भी तो होगा। तो अगर हम वेसल का लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक, ये तो हो गया लिक्विड का। अब वैल्यू गामा ऑफ वेसल वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वेसल, अब वो कितना होगा, तो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। वॉल्यूम ऑफ वेसल, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकाल सकते हैं, तो रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड माइनस अपेरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड, यानी वी रियल माइनस वी क्या, वी रियल माइनस वी अपेरेंट से। तो अगर हमको डेल्टा वी ऑफ वेसल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी ऑफ वेसल हो जाएगा डेल्टा वी ऑफ लिक्विड रियल माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई
v इंटू डेल्टा थीटा। ध्यान से समझिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ए से सी का एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन है लिक्विड का, क्योंकि पहले लिक्विड ए पर था, बर्तन भी ए तक ही मान रहे थे। लिक्विड पहुंच गया ए से सी, जबकि कंटेनर गया खाली ए से बी, तो चेंज रियल हुआ ए सी, जबकि कंटेनर का चेंज हुआ ए बी, तो अपेरेंट चेंज क्या हुआ बी सी। तो अपेरेंट चेंज है बी सी, रियल चेंज है ए सी, और नीचे v इंटू डेल्टा रो। अब v रियल डेल्टा रो ये नीचे कर ले एक साथ तो हो जाएगा गामा रियल, और इसके साथ इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा गामा अपेरेंट। सो हम इस चीज को लिख सकते हैं, गामा ऑफ वेसल इज इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा अपेरेंट। वेसल का थर्मल कोफिशिएंट इक्वल होगा गामा ऑफ रियल माइनस गामा ऑफ अपेरेंट। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है। हो गया भाई, डन हो गया। देखिए यहां तक क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि वेसल का थर्मल कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोफिशिएंट इक्वल्स टू रियल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द लिक्विड माइनस अपेरेंट थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द लिक्विड। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से देखिए, इससे निकाल सकते हैं गामा अपेरेंट इक्वल्स टू गामा रियल माइनस गामा ऑफ वेसल, कर सकते हैं, क्लियर है। गामा अपेरेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला है। तो अगर हम v इंटू डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, ये हो जाएगा अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू अपेरेंट रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बेसिक कि हम ये तामझाम कर क्यों रहे थे। मान लीजिए कि आप कोई बर्तन ले लिए, कटोरा ले लिए, ठीक, कटोरी, कटोरा, प्लेट, एनीथिंग, गिलास, कुछ भी ले सकते हैं। उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड कर दीजिए विथ एनी लिक्विड यू वांट। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हमने क्या कर दिया, उसको भर दिया किस चीज से, हमने भर दिया तेल से, सरसों का तेल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसको ले गए बर्नर पर रखे, भर दिए पूरा एकदम से 100% इफिशियंसी से। अब होगा क्या, हीट किए, तो जब हीट करेंगे, जब पूरा भर के हीट करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली भरा हुआ एकदम फुल, जितना भर सकते थे एक एक मॉलिक्यूल, सोच के देखिए उस लेवल तक भर दिए। अब हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो वेसल का डायमेंशन भी बढ़ेगा, यानी वेसल का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दो पॉसिबिलिटी है, अगर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा हुआ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, उस केस में डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, और अगर ऐसा हुआ तो लिक्विड ज्यादा बढ़ेगा और वेसल कम बढ़ेगा, और ऐसे केस में लिक्विड बाहर निकल जाएगा। बात समझ आई, क्लियर है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है कि भाई इफ, पहला केस,
if the change in volume of liquid is greater than the change in volume of vessel, यानी लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है और वेसल का वॉल्यूम उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहा, तो क्या होगा उस केस में चेंज इन वैल्यू अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा, तो डेल्टा बी अपेरेंट कैसा होगा पॉजिटिव होगा और लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, लिक्विड का लेवल लिक्विड लेवल विल राइज, लिक्विड लेवल विल राइज, लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ेगा। कब? जब डेल्टा वी ऑफ रियल ज्यादा होगा डेल्टा वी ऑफ वेसल से। ठीक, अब अगर मैं एक इक्वेशन में इसकी जगह वैल्यू रखना चाहूं तो क्या रख सकता हूं, v डेल्टा थीटा कॉमन था दोनों में था, तो क्या हो जाएगा गामा रियल माइनस डेल्टा वी गामा ऑफ वेसल इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंटू डेल्टा थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोफिशिएंट अगर लिक्विड का ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो डेल्टा गामा पॉजिटिव होगा, लिक्विड ज्यादा फैलेगा, लिक्विड का लेवल राइज होगा। क्लियर है? सो ये मेहनत जो किए थे वो इसी रिजल्ट को समझने के लिए किए थे। सेकेंड केस, इफ द change in volume of liquid, real change in volume of liquid is less than the real change in vessel volume of vessel। कब होगा? कब होगा? जब गामा ऑफ लिक्विड यानी रियल जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है लिक्विड की, वो ज्यादा होगा गामा ऑफ वेसल से, तब ऐसा होगा। और ये कब होगा? इफ द कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, रियल कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ वेसल, यानी वेसल का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है और लिक्विड का वॉल्यूम कम एक्सपेंड हो रहा है। इस केस में डेल्टा वी अपेरेंट कैसा होगा निगेटिव, और जब ऐसा होगा तो लिक्विड का राइज, लिक्विड लेवल क्या होगा घटेगा, लिक्विड लेवल विल डिक्रीज, लिक्विड लेवल विल डिक्रीज। यहीं से आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, और थर्ड केस, केस नंबर 3, भाई इक्वल भी तो हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ इक्वल हुआ यानी इफ डेल्टा वी यानी चेंज इन लिक्विड, रियल चेंज इन लिक्विड वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब गामा ऑफ लिक्विड, रियल लिक्विड गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ वेसल होगा। ऐसे केस में नो चेंज इन लेवल, नो चेंज इन लेवल होगा। क्यों? क्योंकि अपेरेंट चेंज की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अब मान लो आपको वेसल का गामा नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा गामा ऑफ वेसल, क्योंकि वेसल तो सॉलिड है ना भाई, वेसल क्या है सॉलिड है, सॉलिड के पास थर्मल कोफिशिएंट तीनों होते हैं, अल्फा भी बीटा भी और गामा भी, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, सो गामा ऑफ वेसल कुड बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो जरूरत पड़ने पे आप ये वैल्यू भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो लर्न करने वाला पॉइंट क्या है, इफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर as compared to the change in volume of vessel, then the liquid level will rise। फिर secondly, if the real change in volume of liquid is less as compared to the real change in volume of vessel, then liquid level will decrease। और अगर दोनों इक्वल है तो liquid level remains same। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन, 3 केसेस हैं।
हो गया। आई होप कि यहां तक की क्लास आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस टॉपिक और पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आज करते हैं। फिर इसके बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर जो है किन रूल्स को फॉलो करता है वो सब। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि मैं कैमरे को थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, ए क्लॉक विथ ए मेटल पेंडुलम बीटिंग सेकेंड्स keeps correct time at 0 degree Celsius. If it loses 12.5 seconds a day at 25 degree Celsius, the coefficient of linear expansion of metal pendulum is. एम्स 2010 का क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ ये इसलिए डाल देता हूँ कि आपको भरोसा हो कि ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि क्लॉक है जो मेटल पेंडुलम रखता है, ठीक है, उसमें रहता है बीटिंग सेकेंड्स, यानी कि एक बार ऑसिलेट करने में, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वो 1 सेकेंड बीट करता है, यानी 1 सेकेंड का ड्यूरेशन लेता है एट टाइम 0 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? करेक्ट टाइम रखता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफ इट लॉसेस 12.5 सेकेंड अ डे, एक दिन में 12.5 सेकेंड का लॉस लेता है कब? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। सवाल है ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सिंस द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा। न्यू लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, जो कि हो जाएगा एल प्लस एल इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको पूरा समझते हुए देखा था कि द चेंज इन यानी द लॉस इन टाइम इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा चेंज इन टेम्परेचर इंटू डेल्टा इंटू सही जो करेक्ट टाइम का ड्यूरेशन है कि कितने देर में कितना टाइम लॉस होगा या कितने देर में कितना टाइम गेन होगा। अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम लॉस होगा और लेंथ घटेगी तो टाइम गेन होगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू टी। हमसे पूछा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा पूछा है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा इंटू टी। अब देखिए क्या सबकी वैल्यू पता है? डेल्टा टी की वैल्यू पता है 12.5 सेकेंड, डेल्टा थीटा की वैल्यू पता है 25 डिग्री सेल्सियस। कहां से? 0 से, तो डिफरेंस हो गया 25। टी टाइम पीरियड कितने देर में 12.5 सेकेंड लॉस करता है? एक दिन में। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर, 24 इंटू 60 मिनट्स, दैट मीन्स 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, जिसको सॉल्व करके आएगा 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। आपने मोटिवेशनल में सुना होगा कि एक दिन में आपके 86,400 सेकेंड सबके पास होता है। सो अगर हम इन सबकी वैल्यू रख दें 2 डेल्टा टी अल्फा टी डेल्टा टी और सबकी, तो हमारा अपने आप आ जाएगा कितना? 2 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा की वैल्यू हो गई 25 इंटू टी की वैल्यू हो गई 86,400। ठीक, 12.5 इंटू 2 25 कट गया 1/86,400। और ऐसा यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टेम्परेचर। ठीक है, मेन जो फॉर्मूला, जो जनरली फॉर्मूला हम लोग जहां से निकाले थे, डेल्टा एल कट गया, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट यानी रेसिप्रोकल जाएगा, तो डेल्टा सी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आएगा वैल्यू। सो अल्फा इक्वल्स टू 1/86,400 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 49 into 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस। किसी लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि गामा की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल चेंज पूछा है। फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। किसमें पूछा है? डेंसिटी, यानी चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। चेंज क्यों हो रहा है? व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर दिया है कितना? 30 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है? 30 सेल्सियस डिग्री। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये ओरिजिनल डेंसिटी है, कुछ समय बाद टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो न्यू डेंसिटी हो गई, न्यू रो डैश एम बाई वी डैश। और वी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि इनटू डेल्टा थीटा। क्लियर है ये बात? अब देखिए m बाई वी को तो रो बोल सकते हैं। सो रो इक्वल्स टू रो डैश इक्वल्स टू हो गया रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। हो गया। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हुआ डेल्टा रो। फ्रैक्शनल चेंज इक्वल्स टू डेल्टा रो बाई रो। डेल्टा रो कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल, सॉरी इनिशियल। तो रो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल माइनस 1। ठीक, अब यहां से देखिए अगर इस रो को नीचे भेज दें तो हो जाएगा रो डैश बाई रो। तो रो डैश बाई रो की जगह क्या रख सकते हैं? 1 बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा और माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपके पास गामा की वैल्यू दी हुई है 49 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा थीटा की वैल्यू दी हुई है डिग्री सेल्सियस में। सॉल्व कर लिए, पर थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं तो हो जाएगा 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा का एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 1, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस गामा इंटू डेल्टा थीटा, जिसको हम 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। वी आर लेफ्ट विथ गामा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। आप इसी चीज में वैल्यू रख दीजिए। गामा की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा थीटा की वैल्यू दी हुई है, आराम से निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल चेंज आ गया आंसर। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट